हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। मेरा नाम कुश पांडे है और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश। और मेरा नाम फिर से ले लूँ मैं, कुश पांडे है। दोस्तों, आज की खबरों से पहले मैं आपसे एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ अपने क्लास के अंदर। मैं पिछले कई सालों से हर हफ्ते एक किताब खत्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ खत्म करने की। इस हफ्ते मैं कल तक ये किताब खत्म करूंगा, दैट इज द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और बस आपका 1 मिनट लूंगा। आर्ट ऑफ सेइंग नो बेसिकली एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हमें ज्यादातर ना कहना चाहिए, ना कि हाँ। बिकॉज अगर हम हर चीज के लिए हाँ कहेंगे तो अपने लिए ना समय निकाल पाएंगे, जो हमें करना है उसके समय नहीं निकाल पाएंगे, और हम दूसरे को प्लीज करने का, दुनिया को प्लीज करने में एक मीडियोकर व्यक्ति बन के रह जाएंगे। तो इस बुक का एक बहुत ही बेहतरीन सार है कि आपको अगर ना करना है तो तरीके से करिए, प्यार से करिए और तहजीब से करिए। इसके बाद भी अगर सामने वाला बुरा मानता है, मानने दीजिए, लेकिन अपने सुकून के लिए, अपने फोकस के लिए, अपने करियर के लिए उस चीज को इग्नोर कीजिए। तो इस हफ्ते की जो मेरी बुक रिकमेंडेशन है वो आपकी है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। चलिए अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे। दोस्तों, भारत में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें मैं हीरो का नाम देता हूं, क्योंकि वो नहीं होते तो हमारे देश की पिक्चर जो होती वो बहुत खराब होती। विलन इतने ज्यादा होते कि हम उस पिक्चर को एक बेहतरीन पिक्चर नहीं बना पाते जो कि हम आज देखते हैं। इनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ रॉकेट बॉयज का, जो कि 3 थे: विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और होमी जहांगीर भाभा। मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर वर्गीज क्यूरियन का। मैं नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ मनमोहन सिंह का। मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर महताब नरसिम्हन का। ऐसे तमाम लोग रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा मैंने सरदार पटेल जी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो महानतम हैं। वो नहीं होते तो देश एकजुट नहीं होता। अगर आपको लग रहा है मैंने महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया, तो वो सब है, लेकिन इन लोगों को हमें याद करना चाहिए। तो इन हीरोज में से एक, कम से कम मेरे तो हीरो हैं, एम एस स्वामीनाथन। उनका दोस्तों कल के दिन देहांत हुआ एट द एज ऑफ 98। 98 ईयर्स का जो उनका जीवन था बहुत ही ज्यादा एग्जेम्पलरी था। उन्होंने कई बेहतरीन काम किए हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, तो उनकी बात करेंगे। फिर भारत ने एक इंडेक्स में बेहतरीन परफॉर्म किया है। वो इंडेक्स है आपका द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है दोस्तों, वो रैंक आपकी है 40वें रैंक पर इंडिया इसमें आया है। एक समय था 2015-16 में जब हम 81st रैंक पे थे आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, लेकिन इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के मामले में हमने अपने परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप सुबह वीडियो देख रहे हैं जाग जाओ, और अगर शाम को देख रहे हैं तो आराम से देखो, पूरा देखो। कमेंट्स मत देखना, कहीं इधर उधर मत देखना, सेशन को देखो, ठीक है। 40 में से सेशन होता है, 40 मिनट आपका जीवन बदल देंगे, मेरा मानना है करंट अफेयर्स का, ठीक है जी। थर्ड खबर यहाँ पर जो है वो है आपकी ताइवान की। ताइवान, हम सब जानते हैं कि चाइना से उसका काफी समय से इशू चल रहा है। चाइना वाले कह रहे हैं तुम हमारे हो, ताइवान कह रहा है मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी ही हूं, मुझे ताउम्र अपना ही रहना है। लेकिन चाइना मान नहीं रहा, दिल है कि मानता नहीं। तो ताइवान ने इस थ्रेट को देखते हुए ताइवान ने अपनी एक सबमरीन, खुद की एक सबमरीन जो है उसे बनाया है, और ऐसा करने वाला ये पहली सबमरीन है जिसको ताइवान ने दोस्तों बनाया है। चलिए तो शुरू करते हैं, आते हैं पहले होमवर्क पे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है ट्रूनैट टेस्ट टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन। उसका आंसर रहेगा आपका कोविड-19। क्या नया अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया? आंसर है उसका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम है पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडियन नेवी के? आंसर है एयरक्राफ्ट कैरियर का आंसर आईएनएस विक्रांत। किस सिटी ने होस्ट किया है रिसेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समिट इन सितंबर 2023 न्यूयॉर्क? आंसर है इंडिया ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है किस कंट्री के साथ टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडियन सिटीज? उसका आंसर है आपका द यूएसए। ठीक है, तो ये 5 सवाल हमने आपसे कल पूछे थे। अब आते हैं आज के पहले सवाल पर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिया एजिंग रिपोर्ट के कनेक्शन में आपका करेक्ट है? इंडिया में 2021 के एक रिपोर्ट में 149 मिलियन एजड लोग हैं जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ऊपर है, और वो 10.5% है हमारी पॉपुलेशन का। 2050 में ये नंबर पहुंचेगा 347 मिलियन पे, और वो परसेंटेज रहेगा टोटल पॉपुलेशन का 20.8%। 2050 में ऐसा होगा कि हर 4 इंडिविजुअल्स में से
हर 4 भारतीय में से एक इंसान जो होगा वो एजेड होगा, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की होगी। और इंडिया जो है वो एजिंग जो इंडिया में है वो मॉडरेट है। अगर हम कंपेयर करें साउथ एशिया में 20% 2050 में रहेगा एजिंग इनफैक्ट ग्रोथ, और ये 36.1% रहेगा आपका 2100 में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड डी। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो हर 5 में से, हर 5 इंडिविजुअल्स में से एक व्यक्ति रहेगा एजेड 2050 में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, जिसको यूनाइटेड नेशंस का जो आपका पॉपुलेशन फंड है, उसका जो फैमिली ओरिएंटेड जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको जो है वो पेश किया है। ट्रैवल फॉर लाइफ को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? वहां करेक्ट क्या था या इनकरेक्ट क्या है? इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे पर, और इसे ऑब्जर्व किया गया 26 सितंबर को। ये एक सेक्टरल प्रोग्राम है अंडर द मिशन लाइफ, और इसका टारगेट है टूवर्ड टूरिज्म सेक्टर, और इसके लिए पार्टनरशिप किया गया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, UNWTO, UNEP एट यशोभूमि न्यू दिल्ली। इसी इवेंट में 35 रूरल टूरिज्म विलेजेस हैं, जिनमें 5 को मिला है गोल्ड, 10 को मिला है सिल्वर, 20 को मिला है ब्रॉन्ज, और रेक फ्रॉम मणिपुर जो है वो इनमें से एक, इन 5 में से एक ऐसा गांव है जो गोल्ड मेडल विनर आपका है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से आपका दोस्तों सही है, सही इनमें से आपका जो एक तरह से गलत है वो आपका है ए, बी एंड डी। ठीक है, ए गलत क्यों है? बिकॉज टूरिज्म डे होता है आपका 27 सितंबर को, ना कि 26 सितंबर को। बी गलत क्यों है आपका? बिकॉज बी में आपका यशोभूमि नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका भारत मंडपम में। यशोभूमि तो नया एक्सपो सेंटर है, लेकिन जहां पर G20 हुआ था उसी मंडपम में, उसी वेन्यू पे आपका इस बार हुआ है दी ट्रैवल फॉर लाइफ। और डी गलत क्यों है? बिकॉज रीक जगह गांव है वो आपका मणिपुर में नहीं है, वो गांव आपका मिजोरम में है। ठीक है, ऐसे टोटल 5 गांव हैं, उनमें से एक गांव जो है आपका वो मिजोरम में है। आगे बढ़ते हैं। कौन से कंट्री ने विड्रॉ किया है कॉप्स को फ्रॉम नाइजर ड्यू टू अ मिलिट्री कू इन द कंट्री? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, नाइजर, बर्किना फासो, चाड या फिर कॉन्गो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाइजर। नाइजर वो आपका ऐसा देश है जहां पर फ्रांस ने कहा है कि हम अपने मिलिट्री को बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अपने मिलिट्री को हम यहाँ से एग्जिट करा देंगे, यहाँ से उसको हम विड्रॉ कर देंगे। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाइजर। यहाँ पर कू हुआ था 26 जुलाई को, और उसको देखते हुए फ्रांस, जो कि इससे पहले इसी देश का कॉलोनी, जो फ्रांस जो इस देश का कॉलोनियल मास्टर था, जिसके अंडर फ्रांस के अंडर ये देश आता था, उसने अपने आर्मी को यहाँ से हटाने की बात कही है। इनमें से किसने जीता है गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3P पोजीशन इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? मनु भाकर, रिदम सांगवान, अंशी चौकसी या फिर सिफ्ट कुमार समरा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिफ्ट कुमार समरा जो है, इन्होंने इस ट्रॉफी को आपका दोस्तों जो है वो जीता है, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 496.6 इस स्कोर के साथ इन्होंने इस ट्रॉफी को जो है वो आपका अभी हाल ही में दोस्तों जीता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा सिटी है जिसे रैंक किया गया है इन द स्मार्ट सिटीज रैंकिंग अवॉर्डेड ड्यूरिंग द स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव? इंदौर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सी सिटी जो है जिसे 3rd नंबर पे रखा गया है स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, इंदौर, आगरा, सूरत या फिर न्यू दिल्ली। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आगरा। आगरा इज एब्सोल्युटली दी करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे आपका सूरत है, और नंबर 1 पे कौन सिटी है आपका? नंबर 1 पे इंदौर है। स्टेट्स में बात करें तो स्टेट्स में सबसे ऊपर कौन सा है? एमपी स्टेट सबसे ऊपर है, एमपी के बाद आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद टाई 3rd पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 2 स्टेट्स जो हैं वो आपके 3rd पोजीशन पर उन्होंने टाई किया है। बाकी इंदौर की बात करें तो अर्बन सैनिटेशन के मामले में, वाटर के मामले में, सॉरी सैनिटेशन के मामले में, वाटर के मामले में और अर्बन एनवायरनमेंट के मामले में इंदौर जो है वो नंबर 1 रैंक पे बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, एक और सवाल मेरा आपसे है, यशोभूमि जो है वो इनमें से किस सिटी में है? तो यशोभूमि बना है आपका द्वारका न्यू दिल्ली में, और इंडिया का सबसे बड़ा वो आपका एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना इनमें से किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? जवाब यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस योजना को आपका जो है वो किया गया है।
और इसमें जो परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको घर दिया जाएगा, उन्हें जगह मिलेगी रहने के लिए, और इसका काम आपका छत्तीसगढ़ में जो है वो शुरू किया गया है। अब आते हैं हमारे आज के नेशनल करंट अफेयर्स पे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनफैक्ट मेरी नज़र में भारत के सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स सुब्रमण्यम जयशंकर, श्री नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने टारगेट दिया है अपने मंत्रालय को कि इस साल दिसंबर तक कोई भी नेशनल हाईवे ऐसा नहीं रहेगा जहां पर पॉट होल होगा। पॉट होल का मतलब वो वाला पॉट होल नहीं जो टॉयलेट्स में होता है, इसका मतलब गड्ढे नहीं रहेंगे, ऐसा मंत्री ने यहाँ पर दोस्तों जो है वो कहा है। और नेशनल हाईवेज को नोटिस करना, ये नेशनल हाईवेज पे हुआ है, ये आपका नॉर्मल रोड पे नहीं हुआ है। तो जितने भी नेशनल हाईवेज होंगे वहां पर गड्ढे अब आपको दिसंबर के बाद नहीं दिखेंगे। इसकी जानकारी, इसके लिए एक पॉलिसी बनाने की बात मंत्री जी ने अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो कही है, ठीक है। और इसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी और ऐसा किया जाएगा किसी भी हाईवे पर पॉटहोल या गड्ढे आपको ना मिले। वैसे हम टोल तो पे करते हैं, तो कायदे से ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी भी होती है तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। फिर आते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। दो बड़ी खबरें हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है ताइवान के बारे में। ताइवान ने अपना खुद का बनाया हुआ, जैसे कि भारत में मेक इन इंडिया चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, वैसे ही ताइवान भी अपना खुद का बनाया हुआ एक डोमेस्टिक सबमरीन जो है उसको बनाया है उसने। और इस सबमरीन का जो उसने नाम दिया है इंग्लिश में वो है नरवाल, और मैंडरिन में हाई कुन, और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सी मॉन्स्टर। इस नाम से ये सबमरीन जो है वो दोस्तों आपकी बनाई गई है। जो प्रेसिडेंट हैं वहां के साई इंग वेन, उन्होंने कहा कि ये सेरेमनी हुई और उन्होंने कहा कि नारवाल के अलावा टोटल में करीब 3 सबमरीन बनाए जाएंगे और 2025 में उनको बनाकर रेडी रखा जाएगा। तो नाम क्या है इसका? नरवल, या फिर अगर हम मैंडरिन में चले, मैंडरिन क्या है? चाइनीज की भाषा है, हाईकुन, और इसका इंग्लिश में नाम आपका रहेगा सी मॉन्स्टर। तो ताइवान के इस नए सबमरीन को, इस पहले डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन को लॉन्च अभी हाल ही में वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में किया है। फिर 65,000 से अधिक अर्मीनियंस जो कि रह रहे थे इन दी कंटेंशियस, इन दी अंडर डिस्प्यूट रीजन ऑफ नागोर्नो कराबाख, वहां से उनको भागना पड़ा है या वहां से वो गए हैं। ऐसा हुआ था कि अजरबैजान, जिसको कई अंतर्राष्ट्रीय लॉ के अकॉर्डिंग इस जगह की जिम्मेदारी दी गई है, इसकी ओनरशिप दी गई है, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था, जिस वजह से कई अर्मीनियन मारे भी गए थे और कई अर्मीनियन यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। तो इस एरिया से अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं, इसकी जानकारी जो है अभी मिल रही है। तो अर्मीनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मोर देन 65,000 अर्मीनियंस जो हैं उन्होंने इस जोन से अपने आप को अलग कर दिया है, और जो कैपिटल है कैपिटल जो है यरेवान का, वहां वो पहुंच गए हैं, क्योंकि इस एरिया को अजरबैजान ने फिर से रिकैप्चर आपका कर लिया है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि करीब 1,20,000 एथनिक अर्मीनियंस हैं जो कि इस एरिया में रहते हैं, और उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो अब यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज अजरबैजान ने इसको रिकैप्चर एरिया को दोस्तों आपका कर लिया है। पिछले कई दशकों से, करीब 50-60 सालों से, जो नगोर्नो कराबाख रीजन है वो एक प्रोविंस है जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। उनके बीच ये कॉन्फ्लिक्ट आपका बना हुआ है, और इसी वजह से इसको लेकर इशू रहता है। चूंकि आप ये शो देख रहे हैं तो आइए चलते हैं इसके माइंड मैप पे। तो सबसे पहले जानते हैं, बेसिकली ये एक ऐसा इलाका है जो पर्वतीय इलाका है, और यहाँ पर बहुत ही हेवली फॉरेस्टेड, काफी घने जंगल यहाँ पर आपके पाए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लॉ के हिसाब से अजरबैजान इसका ओनर है। लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो अर्मेनियन लोगों की है, ना कि अजरबैजान लोगों की। और ये एरिया करीब 30 एकड़ का है, और ये एरिया काफी लंबा है, और इसमें करीब 10 से 16 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिसको लेकर इशू हमेशा आपका जो है वो बना रहता है। अजरबैजान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है। इनफैक्ट वो उसका जो नेचुरल गैस या ऑयल का बिजनेस है वो काफी फैला हुआ है, और वो जो पाइपलाइंस हैं वो इस रीजन से गुजरते हैं। इसका नाम है आपका दी कोकासस रीजन। कोकासस रीजन जो है आपका वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का है, और यहां से जो एनर्जी पाइपलाइन है वो आपकी टर्की से होते हुए यूरोप की ओर जाती हैं।
तो इस एरिया में जिसका कंट्रोल रहेगा वो इसके सीमलेस ट्रांजिशन का, सीमलेस ट्रांसफर का, बिना किसी दिक्कत के ट्रांसफर का यहां पर वो उसे अलाउ करेगा। तो उसको देखते हुए ये चीज यहां पर जो है वो रखी गई है। कई पाइपलाइन जो है वो इस एरिया में पड़ती हैं, और जैसे मैंने पहले बताया ये जो आपका एरिया है इसमें करीब 16 किलोमीटर तक ऐसा एरिया है जहां पर पाइपलाइन आपकी पड़ती हैं। तो अजरबैजान को कंट्रोल तो इसको करना ही आपका पड़ेगा। बेसिकली है क्या कि अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही सोवियत यूनियन के हिस्से थे, और इनमें से 1921 में उस समय का जो सोवियत यूनियन था उसने इस रीजन को दिया था अजरबैजान को। लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये एरिया में अर्मेनियन ज्यादा हैं, तो तब से लेकर अब तक इसको लेकर इशू आपका बना हुआ है। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अजरबैजान ने इसको कंप्लीट कैप्चर करने की तैयारी कर ली है, और आने वाले हफ्ते में कंप्लीट कैप्चर इसको जो है वो आराम से कर लेगा। ठीक है जी। तो इस एरिया से ये लोग गए हैं। सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि नगोर्नो कराबाख रीजन किन दो देशों के बीच डिस्प्यूट है? अर्मेनिया अजरबैजान के बीच। किसी कंट्रोल में है? आपके अजरबैजान के। क्लियर है सबको? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक अमेरिकन सोल्जर है जिसका नाम है ट्रैविस किंग। अब ट्रैविस किंग जो है बहुत ही यूनिक केस हुआ है। ट्रैविस किंग पोस्टेड था एक जगह पर, और उसने जो बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का उसको क्रॉस किया और वो नॉर्थ कोरिया में चला गया। जब उसको वहां पर नॉर्थ कोरिया के जो आर्मी उसे पकड़ा तो उसने पूछा कि क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैं अमेरिका का जो मिलिट्री है उससे काफी परेशान हूँ, वहां पर बहुत ही गलत ट्रीटमेंट होता है, जो अमेरिकन सोल्जर्स उनकी लाइफ बहुत खराब है, और इसीलिए मैं वहां से भाग के आया हूँ। जब ये बाहर आती है तो कोशिश की जाती है उसको वापस आने की, और कई महीनों के प्रयास के बाद अब फाइनली ट्रैविस किंग जो है वो यूएसए वापस आ गया है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। तो आफ्टर मोर देन 2 months इन नॉर्थ कोरियन कस्टडी, अमेरिकन सोल्जर ट्रैविस किंग रिटर्न करते हैं यूएस। और जुलाई 18 को ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति, इनका मेंटल एबिलिटी काफी सही नहीं है। वो क्रॉस किया था उन्होंने द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया, जो है आपका डीमिलिटराइज जोन, जो कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर है। और क्रॉस करने के बाद जो किंग है उन्हें नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से होते हुए चाइना का सिटी है आपकी डैंडन वहां ले जाया गया, जहां पर वो मुलाकात की उन्होंने पेंटागन के और यूएस के एनवॉय से, और फिर वहां से वो वापस आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है पेंटागन जो कि आर्म डिवीजन है, जो कि आर्मी डिवीजन, जो कि सबसे बड़ा डिवीजन है आर्म फोर्सेस का यूएस में, अभी इन पर आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही हो सकती है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है ट्रैविस किंग। तो देखिए दोस्तों, ये रीजन है आपका, ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये रीजन, इसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। ये रीजन अभी न्यूज में था बिकॉज जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो यहां पर हुए थे, और सियोल के पास का रीजन ये आपका है, और इस साइड नॉर्थ कोरिया है, इस साइड साउथ कोरिया है। इस रीजन की खास बात यह है कि ये एलओसी या जो इंडिया पाकिस्तान का है, या एलएसी या मैकमोहन लाइन जो इंडिया चाइना का है, उन वैसा नहीं है, क्योंकि उन रीजन्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, अगर बनता भी है तो उसको लेकर बवाल भी होता है। इस रीजन में कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग आइटम यहाँ पर मिलते हैं, आराम से लोग यहाँ पर आके उन चीजों को खरीदते हैं। तो मतलब बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही वियर्ड टाइप का ये जोन है, जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। तो इसको क्रॉस करके चले गए थे। इनफैक्ट एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उस सीरीज में ऐसा ही एक महिला थी, वो साउथ कोरिया की बिलियनियर थी, वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी और वो क्रॉस कर गई थी जोन को। उसका नाम बहुत शायद पॉपुलर सीरीज है, क्रैश लैंडिंग ऑन यू। मतलब सीरीज तो रोमांस से भरपूर है, लेकिन वो इसी से इंस्पायर्ड है, कैसे वो क्रॉस कर गई थी। मतलब वहां वो महिला थी, बिलियनियर थी साउथ कोरिया की, कैसे वो क्रॉस कर गई थी। तो कुछ ऐसा इनके साथ नहीं हुआ, ये तो जानबूझकर क्रॉस कर गए थे। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसने एक रिकॉर्ड बनाया है टू ट्रैवल मैक्सिमम ऑन द मार्शियन सरफेस, और ये हो पाया है बिकॉज इसका एक सर्वर है, इसका एक ऑटो पायलट है, उस वजह से ये कर पाया है। तो नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसने क्लेम किया है रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट मार्शियन नेविगेशन विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। इसने कवर किया है 2296.2 फीट, और जो एक टेरेन था उसका स्नोड्रिफ्ट पीक को उससे कवर किया है विद इन द जेज़ेरो क्रैटर, जहां पर ये आपका अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहा है। तो ये इतना उसने ट्रैवल मार्स के सरफेस पे दोस्तों आपका कर लिया है।
ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज इसे इसके अंडर, इस रोवर के अंडर एक ऑटोनैव सिस्टम है जो कि इक्विप करता है इस रोवर को सेल्फ ड्राइव करने से, अपने आप वो ड्राइव इसको कर सकता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाला जो रोवर बना है उसका नाम है आपका दी परसिवरेंस रोवर। अब अगर हम परसिवरेंस रोवर की बात करें तो ये एक रोबोटिक एक्सप्लोरर है जो मार्स पे लैंड किया था, और इट इज अ पार्ट ऑफ नासाज ऑनगोइंग 2020 मार्स मिशन। इसका मेन मकसद है कि जो एंशियंट लाइफ है मार्स की, जो वहां का रॉक है, वहां के जो ब्रोकन रॉक और सॉइल का नाम रेगोलिथ है, उनको वापस अर्थ लाना। अगर आपको याद होगा अभी अर्थ एक और स्पेस प्रोब आया है जो बेनू एस्टेरॉइड से कुछ चीजें लाया है, तो इस रोवर का वही काम है कि सर्च उन सबको इकट्ठा करे और फिर वापस आ जाए, उसकी काम यहां पर करने गया है। तो बेसिकली रॉक कलेक्ट करेगा, सॉइल कलेक्ट करेगा और प्लैनेट सरफेस को लीव करेगा, और अर्थ एक फ्यूचर डेट पर आ जाएगा ताकि उसकी स्टडी हम कर सके और मार्स का जो इतिहास है उसको हम समझ सकें। जुलाई 30 2020 में इसको केप कनेरवाल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था, और ये फेब 18 2021 को इसने जेजेरो क्रेटर जो है मार्स पर, वहां पर इसने लैंड किया था। इसकी साइज की बात करें तो करीब एक नॉर्मल कार के बराबर इसका साइज है। इसका वेट है 1025 किलोग्राम का, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको मिलाकर इसका वेट करीब 1025 ग्राम के आसपास आपका आता है। तो ये बना है, इसने रिकॉर्ड बनाया है ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, जो कि है आपका 2296.2 फीट का। फिर आते हैं डिफेंस पे दोस्तों। इंडियन आर्मी ने कल के दिन सेलिब्रेट किया है दी 197th गनर्स डे। बेसिकली 28 सितंबर वो तारीख है जब 1827 में एक रेजिमेंट आर्टिलरी की बनाई गई थी। उसका नाम था द बॉम्बे माउंटेन बैटरी, जिसे रेस किया गया था इसी दिन। अब ये जो बैटरी है, ये जो आपका रेजिमेंट है, उसने तब से लेकर अब तक लगातार वो सर्व कर रही है। इसीलिए जिस दिन वो बनाई गई थी, मतलब 28 सितंबर 1827, उसी दिन को अब हम गनर्स डे के तौर पर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए टू पे होमाज, टू पे इट्स रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बैटरी ऑफ फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, गन्स की जो फर्स्ट रेजिमेंट थी, उसको करने के लिए इसको हम गनर्स डे के तौर पर हर साल 28 सितंबर को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। फिर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है डॉर्नियर डो या डीओ या डू 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL। इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में जो पहले 6 स्टेट ऑफ द आर्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से उनको उसने हैंडओवर लिया है फ्रॉम HAL। HAL ने इसको कानपुर में जो उसका प्लांट है वहां पर इसको बनाया है। डील क्या है? डील है 6 डॉर्नियर 228 डीओ एयरक्राफ्ट को परचेज करने की, जिसके लिए टोटल बजट जो एलोकेटेड है वो आपका 667 करोड़ का बजट जो है उसे एलोकेट यहां पर दोस्तों किया गया है। क्लियर है? ओके। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अगर आप कोई पेमेंट करते हो इंडिया के बाहर तो उस पर एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक टैक्स लगेगा। जब आप कोई चीज को परचेज करोगे तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने पर आपको एक टैक्स लगेगा। पहले वो आपका 5% था, अब वो आपका लगेगा करीब पहले काफी कम था, अब वो आपका लगेगा 20% पर, और ये 1 अक्टूबर से आपका लगेगा। तो आप कहीं फॉरेन टूर पे हैं, आप कोई अमाउंट इंडिया से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन सारे अमाउंट्स पर एक TCS, एक टैक्स लगेगा जो कि लगेगा आपका 20% का। लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन है, एक लिमिट के ऊपर अगर करोगे तो लगेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, द हाइएस्ट रेट ऑफ 20% TCS विल बी लेवीड अगर आप स्पेंड करते हो 7 लाख से ज्यादा फॉरेन टूर पैकेजेस पे, और अगर आप ट्रांसफर करते हो फंड्स को या एक्सेप्ट करते हो फंड्स को इंडिया के अंदर, इस इंडिया में या इंडिया से बाहर। फॉर एग्जांपल आपने बाहर से फंड एक्सेप्ट किया या बाहर फंड भेजा, उन दोनों पे मैक्सिमम जो आपका टैक्स लगेगा, जो कि TCS नाम क्या है? TCS मतलब होता है कि जब आप कोई चीज सेल करते हो, कोई चीज रेमिटेंस करते हो, कोई चीज मंगाते हो, ट्रांसफर करते हो, तो उस पर टैक्स लगता है। तो वो रहेगा आपका 20% पे अगर फॉरेन टूर पैकेजेस पर, और ट्रांसफर जो अमाउंट है आपका वो 7 लाख से ज्यादा का है। उससे कम है तो आपका टैक्स लगेगा 5% का, लेकिन ये किया गया है। करेंटली बात करें तो 7 लाख से ऊपर टैक्स लगता है आपका 5% का, लेकिन अब ये टैक्स आपका 5 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लीजिए। दुनिया में मैक्सिमम जो इनवर्ड रेमिटेंस होता है, क्या वर्ड है? इनवर्ड रेमिटेंस। अब इनवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? कितना पैसा देश के बाहर जो भारतीय हैं या देश के बाहर जो लोग हैं वो इंडिया भेजते हैं, ठीक है?
इनवर्ड रेमिटेंस में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। मैक्सिमम पैसा जो बाहर से इंडिया के बाहर रहने वाले भारतीय या इंडिया के बाहर रहने वाले लोग इंडिया भेजते हैं, उसमें इंडिया टॉप पे है और लगातार पिछले 10 साल से टॉप पे, 15 साल से टॉप पे है। और कई बार तो ये $100 बिलियन से ज्यादा का होता है। तो और जनरली एक स्कीम लॉन्च की गई है जो कि काफी समय से चल रही है। स्कीम का नाम है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसमें जो देश के नागरिक हैं, देश में रहने वाले, जिसमें बच्चे भी आते हैं, वो $2.5 लाख तक रेमिट कर सकते हैं देश के बाहर। लेकिन अगर वो अमाउंट आपका इसमें, अगर इसको कन्वर्ट करें लाख में, अगर वो अमाउंट 7 लाख के ऊपर होगा तो उस पर अब आपका 20% का TCS जो है वो लगेगा। तो एक ऐसा तरीका है, चाहे आप फॉरेन टूर पैकेज पे स्पेंड करें या फिर आप ट्रांसफर कराएं इंडिया के बाहर $2.5 लाख तक या एक्सेप्ट करें, उन पर आपका 20% का TCS जो है उसे अप्लाई आपका किया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने अचीव किया है, सारे गांव ने अचीव किया है 100% ODF प्लस का स्टेटस। अब देखिए दो वर्ड यहां पर आते हैं, एक आता है ODF, एक आता है प्लस। ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। व्हाट इज ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री? मतलब खुले में शौच अब नहीं करते हैं लोग टॉयलेट्स में ही अपनी दीर्घ शंका को, लघु शंका को, अपने नंबर 1 नंबर 2 जो होता है उसे वहां पर रिलीज करते हैं, उसके वहां पर शंका का हल ढूंढते हैं। मतलब दे गो टू टॉयलेट बेसिकली। अब प्लस मतलब क्या होता है? इसके अलावा सॉलिड वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा होता है, जो फीकल होता है, कैसे उसको हम ट्रीट करें, उनको भी करना वहां पर शुरू हो गया। मतलब अपार्ट फ्रॉम टॉयलेट्स, वहां पर अब सॉलिड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या जो फीकल मैनेजमेंट है उसको भी वहां करने का वहां पर प्रावधान आ चुका है। तो ऑल दी विलेजेस इन यूपी, कितने विलेज हैं आपके? ये सवाल यूपी PSC में आ सकता है। कितने गांव हैं यूपी में? 95,767। इन सारे गांवों में अब ODF प्लस का स्टेटस आपका हो चुका है अंडर द फेज 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। इसका मतलब है 100% गांव में अब ODF प्लस का स्टेटस है। बेसिकली अभी एक कैंपेन चल रहा है। ये कैंपेन आपका शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से और ये कैंपेन आपका जो है वो चलेगा आने वाले कुछ दिनों तक। तो इस कैंपेन, जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा, उस कैंपेन के तहत ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के अंदर आई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4.4 लाख ऐसे गांव हैं, जो कि टोटल में काउंट करें तो 75% ऐसे गांव हैं जिन्होंने ODF प्लस स्टेटस जो है उसे अचीव किया है। और जो एक टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का, कि भारत का हर एक गांव ODF प्लस हो जाए, वो टारगेट जो कि 2024-25 में करना है, उस टारगेट पर हम अलाइन हो चुके हैं। वो टारगेट अब आपका पूरा हो सकता है। SHS जो है बेसिकली इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये करेक्शन कर लीजिएगा, 15 सितंबर से, मैंने गलत कहा था पहले, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ये इस फेज में आपका देश के अलग अलग कोनों में, गांवों में, शहरों में स्वच्छता को लेकर कैंपेन चलाया गया है। ताकि ड्रिंकिंग वाटर कैंपेन चलाया गया है और इसको चलाया है ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ताकि स्वच्छता को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर, डेफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपका दोस्तों जो है वो काम कर सके। अब एक सवाल आता है जो मैंने पहले बताया भी है आपको, कि एक ODF प्लस गांव होता क्या है, या फिर एक ODF प्लस मॉडल गांव आपका क्या होता है? तो एक ऐसा गांव जिसके पास ODF का स्टेटस है, मतलब खुले में शौच वहां पर कोई नहीं करता। अगर आपको याद करना हो आपको, तो पंचायत में एक एपिसोड है जहां पर DM वहां की आती है चेक करने की इस गांव में कोई खुले में तो अपनी शंका का हल नहीं ढूंढ रहा है, मतलब खुले में तो शौच नहीं कर रहा है। और किस्मत की बात होती है कि प्रधानपति जो होते हैं वो खुद ही कर रहे होते हैं, जब उनका मूड होता है तो बाहर भी कराते हैं, तो बड़ा उसमें मसला होता है, बड़ा बवाल होता है। तो अगर एक ऐसा गांव है जहां पर हर घर में टॉयलेट है, या फिर उस गांव के लोग टॉयलेट में ही वो जाते हैं, तो उन गांवों को कहा जाता है ODF। ठीक है। और अगर यहां पर हम ऐड करें प्लस, तो प्लस का मतलब होता है कि जहां पर सॉलिड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, दोनों चीजें आपकी होती हैं। और विजुअल क्लीनलीनेस, मतलब अगर आप उस गांव में जाओ तो आपको गांव में ऐसा नहीं दिखता कि कहीं पर भी कुछ ऐसा गंदगी है, और वो गांव एक झलक में सुंदर या बहुत साफ सुथरा गांव जो है वो दिखता है। तो उसे कहा जाता है ODF प्लस मॉडल विलेज। ये सारा कुछ आपका आता है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ग्रामीण मिशन का जो फेज 1 है उसे शुरू किया गया था 2014 में, और इसका टारगेट था कि हर गांव में
ODF स्टेटस आ जाए, मतलब हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए 2019 में। इसका मेन मकसद है जो हमारे गांव देहात हैं या शहर हैं उन्हें क्लीन और फ्री कर दे ओपन डेफिकेशन से। ग्रामीण फेज का फेज 2 स्टार्ट हुआ आपका 2020-21 में और ये आपका अगले साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली हाँ वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसमें 3 कंसेप्ट पे काम करना है, अगर ये 3 होगा तो ही टारगेट अचीव होगा। पहला है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट, जो कचरा होता है, जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमंस का, एनिमल्स का, कैसे उसको सफाई करें उसके लिए किया गया। और गोवर्धन मतलब वेस्ट टू वेल्थ या फिर कचरे से एनर्जी जनरेट करना, वो कंसेप्ट यहाँ पर काम होगा। इसका बजट है 1,40,881 करोड़। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों असम में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वहां पर एक जगह जिसका नाम है चिराइली मिजालिया एमी स्कूल। वहां पर प्लास्टिक कंपोस्टिंग या फिर पाइप कंपोस्टिंग का कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है और इसे लॉन्च किया गया है अंडर दी स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, जो कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका चल रहा है। ठीक है, किसे कौन चला रहा है इसको? ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें कन्वर्ट करना है कंपोस्ट में, जो कि यूज में आएगा फिर हमारी खेती में, यूजिंग पीवीसी पाइप्स जिनका लेंथ होगा 8 से 10 इंचेस का, जिनका डायमीटर होगा 1.25 मीटर्स का। उनमें उस कचरे को भर के कंपोस्ट तैयार करने का प्लानिंग है। इन पाइप्स को जब इसमें कचरा भरते हैं तो इसको फिर वर्टिकली खड़ा करते हैं और 25-30 सेंटीमीटर्स इनसाइड द ग्राउंड इसे हम वहां पर दबा देते हैं और 2 महीनों के अंदर इससे जो कंपोस्ट है वो आपका जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, फ्लावर्स, डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट सबसे डाल के कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल फिर पर्पसफुल पर्पस के लिए फिर हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ में जहां मैं रहता हूं, वहां पर एक 75 डे लंबा इवेंट चलाया जा रहा है जिसका नाम है भारतीय भाषा उत्सव। इस पर्टिकुलर उत्सव में कई पद्मश्री अवार्डीज यहाँ पर आए हैं और अलग अलग भाषाओं में वो यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग भाषाओं में वो किसी पर्टिकुलर गद्यांश पर, किसी पर्टिकुलर नॉवेल पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट डे रामायण पर डिस्कशन किया गया अलग अलग भाषाओं में, उन भाषाओं में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो भारतीय भाषा उत्सव है उसे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में कल के दिन से शुरू किया गया है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट ने 8 MOUs 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किए हैं विद US IT कंपनी IBM के साथ, ताकि दो देश का जो युवा है उसे फ्यूचर रेडी स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि भविष्य में उसके पास ऐसा स्किल हो जिसका इस्तेमाल वो आगे चलकर कर सके। IBM का फुल फॉर्म पता होगा आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या फिर नहीं पता भी है तो IBM एक IT कंपनी है US की, पहली IT कंपनी में एक है। उसके साथ गवर्नमेंट ने 8 MOUs जो हैं उनको साइन किया है। बेसिकली ये लोग मिलकर एक करिकुलम तैयार करेंगे जिससे जो स्किलिंग है स्कूल में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, या जो शौकिया तौर पर पढ़ाई करना चाहते हैं AI में, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इन सारी चीजों में ट्रेनिंग जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो IBM ने के साथ 8 MOU सरकार ने साइन किए हैं ताकि ऐसा करिकुलम जो है AI का, मशीन लर्निंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, इन सब चीजों का शिक्षा स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और ओकेशनल या फिर हॉबी के लेवल पर भी प्रोवाइड आपका दोस्तों किया जाए। फिर दोस्तों आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ये डे आपका हर साल ऑब्जर्व होता है आज के दिन। इसका थीम है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स। इसे ऑब्जर्व करता है आपका दी UN जनरल असेंबली और उसने 2019 में इस पर्टिकुलर डे को शुरू किया था। तब से लेकर अब तक ये हर साल आज के दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इसके लिए दोस्तों इसके लिए जो UN की बॉडी है, द UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो जिम्मेदार है, जो आपकी स्टैब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर को, जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड डे। इसके हेडक्वार्टर्स आपके रोम इटली में हैं और इसमें इस समय 195 मेंबर्स हैं, जो 195 कंट्रीज जो हैं, 194 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन के 195 मेंबर्स आपके हैं। इसी करंट में हेड हैं आपके मिस्टर कू डोंगयू और इसी ने आपका आज के दिन ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट।
बहुत ही आयरॉनिकल भी है बिकॉज इंडिया में इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है आज, लेकिन आज से एक दिन पहले मतलब कल के दिन भारत के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे उनका डेथ हुआ था। तो बहुत ही ये कोइंसिडेंस है कि उनकी डेथ के एक दिन बाद फूड लॉस एंड अवेयरनेस का डे एक ऑब्जर्व आपका किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों एशियन गेम्स पे। एशियन गेम्स में भारत के 3 शूटर्स ने जीता है गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस टीम इवेंट में भारत को मिला है गोल्ड मेडल। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवल उन्होंने हराया चाइना को, जिन्होंने फिनिश किया 1733 पर, जबकि वियतनाम जो है वो 3rd नंबर पे आपका फिनिश किया। इंडिया के अब कुल मिलाकर हो गए हैं 24 मेडल और इंडिया अब क्यूमुलेटिवली 5th पोजीशन पर आपका आ चुका है। और इंडिया का ये जो गोल्ड है, चौथा गोल्ड है इन शूटिंग। ओवरऑल इंडिया ने अब 6 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीत लिए हैं हांगझू के एशियन गेम्स में। फिर अंशु अग्रवाला, उन्होंने जीता है पहला मेडल भारत का कभी भी इक्वेस्ट्रियन के ड्रेसेज इंडिविजुअल इवेंट में एशियन गेम्स। मतलब इससे पहले कभी भी हमने इक्वेस्ट्रियन के ड्रेसेज इवेंट, मैंने आपको बताया था ड्रेसेज इवेंट का मतलब क्या होता है, जब हम जो घोड़ा है वो अपने नेचुरल डिमीनियर में नेचुरल तरीके से प्रिसाइज मूवमेंट करे, फॉर एग्जांपल जंप करे या जो मूवमेंट वो आराम से कर सके बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, जो लगे कि ये नॉर्मल मूवमेंट है लेकिन बहुत प्रिसाइज है। चाहे वो जंप करना हो, चाहे वो कहीं से प्लंज करना हो, अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं प्रिसाइज मूवमेंट्स। अगर वो कोई घोड़ा कर पाता है तो उसे ड्रेसेज इवेंट के अंदर हम काउंट करते हैं, फिर ड्रेसेज इवेंट के अंदर उन मूवमेंट्स को किया जाता है। तो ड्रेसेज इवेंट के अंदर भारत को मिला है पहला उसका इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज, दैट इज टू अनुष अग्रवाला, उनको ये मेडल आपका यहाँ पर दोस्तों मिला है। अब आते हैं बड़ी खबर पे। भारत में हरित क्रांति के जनक श्री MS स्वामीनाथन, उनका 98 ईयर्स की एज में डेथ हुई है उनकी। और इनकी पैदाइश हुई थी अगस्त 7, 1925 में इन तमिलनाडु तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, और इनका डेथ दोस्तों कल के दिन आपका हुआ है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ये एक और उनका एक उपनाम या उनका एक और फेमस उनको जो उपनाम दिया गया है, और ये दिया UN के एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के साथ वर्क किया इंक्लूडिंग C सुब्रमण्यम एंड जगजीवन राम, और 60-70s में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाए, हरित क्रांति को इंडिया में लाने का काम उनको जाता है। उन्हें जो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज था इनको दिया गया था 1987 में, और इन्हें रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 71 में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड दिया गया 1986 में, और इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी इनको नवाजा आपका दोस्तों गया है। बाकी PDF में आपको मिल जाएगा पूरा इनका बायोग्राफी, जहां मैंने बताया कि कब कब उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी जानकारी आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, खास तौर पे जो मेरे उम्र के लोग हैं, जब वो स्कूल में थे तो एक ही नॉवल थी जिसने हम सबको झकझोर दिया था, हम सबको बहुत ही एक्साइटेड किया था। इनफैक्ट नॉवल से ज्यादा जो मूवीज आती थी हैरी पॉटर की, उनसे हम बहुत ही पेशेंटली उनका हम वेट करते थे। तो हैरी पॉटर में एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है प्रोफेसर डम्बलडोर का, जो कि हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल होते हैं। शुरुआती दौर में इसका रोल किसी और व्यक्ति ने किया था, लेकिन आखिरी करने का जो मेजॉरिटी मूवीज हैं आपकी 3rd से लेकर, उन सारी मूवीज में इस रोल को प्ले किया था सर माइकल गैम्बॉन ने। इनका डेथ हुआ है कल के दिन 82 ईयर्स की एज में। ही हैज पास्ड अवे। निमोनिया से ये सफर कर रहे थे, और इन्हें एल्बस डम्बलडोर के रोल के लिए याद किया जाता है, जो इन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया, 8 हैरी पॉटर फिल्म से 6 में इन्होंने ही रोल प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स में भी रोल प्ले किया था एज द फ्रेंच डिटेक्टिव माइग्रेट, एंड स्टार्ट इन सिंग डिटेक्टिव एज वेल। तो इनका डेथ कल हुआ आपका एट द एज ऑफ 82। तो द एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ डम्बलडोर, सर माइकल गैम्बॉन, का डेथ हुआ एट द एज ऑफ 82। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे, अपार्ट फ्रॉम द सैड डेमिस ऑफ मिस्टर स्वामीनाथन, और वो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स का 13 एडिशन जो है उसको लॉन्च किया गया है, और स्विट्जरलैंड अब तक की दुनिया की सबसे बेहतरीन इनोवेटिव इकोनॉमी है। 2nd नंबर पे आपका स्वीडन है, 3rd पे US है, 4th पे UK है, एंड 5th पे आपका सिंगापुर है। इंडिया की रैंक इस साल आई है आपकी 40th आउट ऑफ 32 इकोनॉमीज, और इसे पब्लिश हर साल करता है द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर एक टिप देता हूं मैं आपको, जब कभी आप किसी इंडेक्स के बारे में पढ़ो
तो इंडेक्स के बारे में सिर्फ ये मत पढ़ना किसने इशू किया है, नंबर 1 कौन, नंबर 5 कौन, टॉप 5 कौन है, इंडिया की रैंक क्या है। इसके अलावा उसमें और चीजें भी होती हैं, जैसे कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश इंडिया से नीचे है, इनमें से कौन सा देश इंडिया से ऊपर है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि आप इंडिया की रैंक के 5 ऊपर 5 नीचे पढ़ लेना, उसमें से ही आएगा। दूसरा, कई और होते हैं सब इंडेक्सेस की भैया और रैंकिंग होती है उसी इंडेक्स के अंदर, उनको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस साल नीति आयोग और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उनके साथ मिलकर एक इवेंट लॉन्च किया, उसका नाम है द इंडिया लॉन्च ऑफ द GI 2023, और इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 81 2015 में, जिससे कम करके अब हमने 40th रैंक हासिल किया है 2023 में। आइए जरा देखते हैं इसको। तो ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने डिवाइड किया है इसको काफी पढ़ने के बाद कि किस किस रेंज में रैंकिंग है। तो अगर हम बात करें टॉप 3 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, तो उसमें ब्राजील, चिली और मेक्सिको है। चिली फर्स्ट पे था, अब सेकंड पे आ गया है। सब सारा अफ्रीका में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे, बोत्सवाना सेकंड पे, और सेनेगल पहली बार टॉप 3 में आया है अफ्रीका में। नॉर्दर्न अफ्रीका वेस्टर्न एशिया में नंबर 1 पे इजराइल है, 2 पे यूएई है, 3rd पे टर्की है। साउथ ईस्ट एशिया में और ओशियानिया में सिंगापुर नंबर 1 पे है, सेकंड पे नंबर 1 से सेकंड पे आए रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और 3rd पे आपका चाइना है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा सेंट्रल एंड साउथ सदर्न एशिया में आपका इंडिया नंबर 1 पे, ईरान नंबर 2 पे है, और कजाकिस्तान ने पहली बार टॉप 3 में जगह बनाई है। आप कम से कम ये पढ़ लेना कि सेंट्रल सदर्न एशिया में कौन टॉप 3 पे है। ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें इनकम के आधार पे इनोवेशन कि हाई इनकम में कौन कौन है आपके, तो हाई इनकम इकोनॉमीज में जो बेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें आपका नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे यूएस, जो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं इनोवेशन के मामले में। अपर मिडिल इनकम में चाइना 1 पे, मलेशिया सेकंड पे है, बल्गारिया 3rd पे है। लो मिडिल इनकम में इंडिया ने टॉप किया है, सेकंड पे वियतनाम है, 3rd पे यूक्रेन। मतलब जितनी भी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं उनमें इनोवेशन की बात करें तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड वियतनाम है, 3rd पे यूक्रेन है, और लो इनकम में रवांडा फर्स्ट पे है, मेडागास्कर सेकंड पे है, 3rd पे टोगो है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक आपकी 40th है। इंडिया से ऊपर कौन कौन है आपका, तुर्की, बल्गारिया, लाटविया, मलेशिया और हंगरी। इंडिया के नीचे कौन कौन है आपका, पोलैंड, ग्रीस, थाईलैंड, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, वियतनाम। ये पढ़ना पड़ेगा आपको। लास्ट की बात करें तो लास्ट पे नंबर पे आपका अंगोला है, उसके पहले नाइजर, बुरुंडी, माली, गिनी, मोल्टानिया, मोजाम्बिक, इथियोपिया। ठीक है, इतना पढ़ लोगे तो इसके बाहर फिर सवाल इस इंडेक्स से नहीं आएगा। अगर समझ में आया तो अभी के अभी कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में विद अ बिग थम्स अप। मैं समझ जाऊंगी आपने वीडियो देखा है और आपको समझ में आ गया है। फिर दोस्तों आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने कई अमेंडमेंट्स किए हैं इन द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स ऑफ 1994। मैं सारे अमेंडमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बड़ा अमेंडमेंट है वो ये है कि जितने भी इंडिया में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग केबल नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं घरों में, उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसे हर 10 साल पे रिन्यू करना पड़ेगा। इससे पहले ओनली फ्रेश एमएसओ रजिस्ट्रेशंस वर ग्रांटेड अंडर द केबल नेटवर्क, मतलब इससे पहले सिर्फ नए एमएसओ को मिलता था, लेकिन अगर आप पुराने एमएसओ, अगर आपने ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको सिर्फ रिन्यू करना पड़ेगा, आपको फिर से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप रिन्यू कर सकते हैं 10 सालों के लिए, और जब आपका 10 साल कंप्लीट होता है इस लाइसेंस का। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। तो जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं, जो मल्टीपल केबल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग चैनल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए आप हर 10 साल पे रिन्यू कर सकते हैं। पहले यह था कि हर साल रिन्यू करना था, लेकिन अब हर 10 साल पे वो अपने रजिस्ट्रेशन को, अपने लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। फिर दोस्तों भारत में एक संस्था, इसका नाम है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज इसने अभी ऐलान किया था कि रफ डायमंड जो होते हैं उनको सेल ना किया जाए। ठीक है, तो पहले जानते हैं ये संस्था है क्या। बेसिकली ये एपेक्स बॉडी है भारत में जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री की, और ये स्पॉन्सर की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इंडियन जेम और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना और प्रमोट करना उनके एक्सपोर्ट का। इसके हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई में है। और रफ डायमंड क्या होते हैं, ऐसे डायमंड जो कि अभी अपने नेचुरल स्टेट में है,
आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम बेली ऑफ अर्थ, जिनमें अभी हमने नक्काशी या उसको हमने रिफॉर्म नहीं किया है इनटू अ कट डायमंड, इनटू अ रिस्ट्रक्चर्ड डायमंड। तो रफ डायमंड्स को सेल ना करने की एक गुजारिश की है बाय द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी वजह से ये काउंसिल आपका न्यूज में है। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके की बात करें तो एक रिजर्व अभी न्यूज में, इसका नाम है कमलांग टाइगर रिजर्व। 20 अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाई स्पीशीज को पाया गया है इस रिजर्व के अंदर। पाया गया है तो रिजर्व अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। रिजर्व आपका लोकेटेड है लोहित डिस्ट्रिक्ट में इन अरुणाचल प्रदेश, और ये म्यांमार के बॉर्डर के पास है। ये नाम लिया गया है फ्रॉम द कामलांग रिवर, जो कि फ्लो करती है इस रिजर्व के दौरान और फिर ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है। बेसिकली ये जो एरिया है वो नमदफा नेशनल पार्क से होते हुए साउथ में आपके नॉर्थ में लांग रिवर तक आपका फैला हुआ है। यहाँ पर जो 4 बिग कैट्स आपकी हैं, जिसमें आपका है स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड्स, लेपर्ड एंड टाइगर, ये सारे आपके जो 4 बिग कैट्स हैं ये सारे यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो कमलांग टाइगर रिजर्व है आपका न्यूज में है। मेरा सवाल आपसे दोस्तों ये है कि अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व, द 54 टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है। आपका सवाल है कि 54 टाइगर रिजर्व कौन सा है। एक और सवाल है, अभी हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व में एलिफेंट फेस्टिवल जो है उसको किया गया है। इन सवालों के जवाब आप मेरे को दे दीजिएगा तो फिर हम आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ इन सवालों के जवाब आपको जो है वो मुझे देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे कौन से दिन को इंडिया में। आन से यंग जिन्होंने जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन से कंट्री से हैं। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 का मिशन का उसने कंफर्म किया प्रेजेंस किस एलिमेंट का मून सरफेस पे। कौन सा न्यू ब्रांड टी है टाटा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, और किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाकी अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ग्रुप का नाम है एक्सप्लेन्ड बाय कुश पांडे, ये स्कैन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं करंट अफेयर्स का आपको। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है आपका एक्सप्लेन्ड बाय कुश, और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी इटर्नल ऑप्टिमिस्ट 11। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय बाय।